हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसका जो समय काल रहेगा वो 1336 से लेकर 1650 तक, या कहें 1650 ना करके 1672 कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो 1336 से लेकर जो है 1672 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहेगा। लगभग 336 वर्षों का ये इतिहास आज हम कवर करने वाले हैं, और चार जो मुख्य राजवंश रहेंगे उनके अधीन हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले विजयनगर साम्राज्य पर आए उससे पहले मैं आपको टॉपिक से जोड़ना चाहूँगा। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक से आपको जोड़ लिया जाए, उसके बाद जो है हम विजयनगर साम्राज्य पे आएंगे। तो जिस तरह से मैंने बात की थी कि हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पूर्व मध्यकाल, फिर सल्तनत काल, फिर जो है मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा जो है हम अहमदनगर पढ़ेंगे। तो ये रहेगा। इसके अलावा हम सल्तनत के बाद सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले थे। उसी प्रकार से मुगलों के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ पे मुगलों के साथ हम मराठा उत्कर्ष को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का हमारा जो था एक फ्लो चार्ट था। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है? सल्तनत काल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने मुगलों को कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम पुनः जो है सल्तनत काल से जो संक्रमण काल रहेगा सल्तनत काल का, किस प्रकार से साम्राज्य टूटना शुरू हुआ, वहाँ से जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। और बहमनी के बाद जो है उसके बाद सूफी और भक्ति में आ जाएंगे। और फिर मुगलों से जो है मराठा उत्कर्ष जिस प्रकार से होता है, शिवाजी के जो समय में मराठा उत्कर्ष करना शुरू करते हैं, और कैसे कैसे वो आकर एक दिन दिल्ली के शासक को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मराठा उत्कर्ष में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विजयनगर पर आते हैं। तो देखिए विजयनगर के बारे में अगर बात की जाए, विजयनगर साम्राज्य में अगर बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। 1191 गौरी, 1192 में गौरी, और 92 में जो है धीरे धीरे उसका भारत के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हुआ, जो उत्तर भारत वाला इलाका था। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत 1206 में दिल्ली में सल्तनत की स्थापना होती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बंगाल की साइड साम्राज्य बढ़ने लगता है, मालवा वाले हिस्से में साम्राज्य बढ़ने लगता है। फिर जो है 1290 के आसपास हम देखते हैं कि खिलजी आता है। खिलजी 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, और 96 के बाद जो है वो मलिक काफूर को दक्षिण राज्यों में भेजकर इस प्रकार से पूरे हिस्से को जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आता है। अभी तक अप्रत्यक्ष था, वो सिर्फ यहाँ पे लूटपाट और कर तक ही सीमित रहा। उसने प्रशासन का खर्च जो है अपने अंतर्गत नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही एमबीटी बैठेगा, एमबीटी 1325 के बाद बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या करेगा, इस सारे इलाके को वो अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आएगा। और इतना ज़्यादा हो जाएगा दक्षिण का राज्य उसके लिए कि इतना उसे कर प्राप्त नहीं होता था यहाँ से, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो खर्च कर देता था यहाँ पे। तो धीरे धीरे देखने को मिलता है कि भारत में हर तरफ अब जो है विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में जो है हमने देखा था कि किस प्रकार से सिंध में एक विद्रोह हो रहा था, तो ठट्टा के पास जाते समय एमबीटी की मृत्यु हो गई थी। इसी क्रम में एमबीटी के जो है 1336 में एमबीटी के राज्य से टूटकर, दिल्ली सल्तनत से टूटकर एक राज्य बनता है, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा बहमनी। बहमनी बनेगा, और बहमनी कब बनेगा? 1347 में बनेगा। तो ये दो चीज़ें आप मेंशन कीजिएगा। तो चलिए आई होप आपको जो है कनेक्टिविटी मिल चुकी होगी। विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से हमारे सिलेबस का हिस्सा बन चुका है, और हम कहाँ की बात करने वाले हैं, मुगलों से पहले और सल्तनत के बीच और बाद की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम, जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ कि 336 वर्षों का अध्ययन हम 4 वंशों के अधीन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले 4 वंशों को देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो है पूरा अपने पीडीएफ पर वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य इस वाले हिस्से में जो है पैर पसारना शुरू करता है। अब जब विजयनगर साम्राज्य संगम वंश, पहला जो वंश होता है संगम वंश होता है। संगम वंश में क्या होता है, यहाँ के 2 भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का। वो दोनों भाई जो है एमबीटी के विरुद्ध विद्रोह कर जो है इस हिस्से को अलग कर देते हैं, और हम्पी को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद जो है संगम वंश जब समाप्त होता है, संगम वंश का समय जो रहेगा वो रहेगा 1480 तक।
1336 से लेकर 1480 तक जो है संगम वंश आएगा। उसके बाद संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश आएगा वो सुलु वंश आएगा। सुलु वंश यहाँ पे 85 कीजिएगा। सुलु वंश जो है 1485 से लेकर 1505 के बीच में, और फिर जो है उसके बाद आएगा तुलु वंश। तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 तक, या कहे 1572, 1570 कीजिएगा, 1570। यहाँ पे राक्षस तंगड़ी की लड़ाई होती है। फिर उसके बाद जो है तुलु वंश के शासक कमजोर होने लगते हैं, और बाद में अराविडु का संस्थापक जो है इनको हटा देता है। जो सदाशिव थे उनको रिप्लेस करके स्वयं गद्दी प्राप्त कर लेता है, और इस व्यक्ति का नाम जो था तिरुमल था। तो ये जो है अपने जो वंश की स्थापना करता है 1570 से लेकर 1672 तक। तो ये आप जो है 4 वंशों के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिली। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, और पीडीएफ पर वापस आते हैं और देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें बढ़ना शुरू होती है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान हिंदू साम्राज्य था। पहली बात तो यही कि एक तो कारण जो है सांस्कृतिक कारण भी रहेगा अलग होने का, जो हरिहर बुक्का ने अलग करवाया था, और एक क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या क्या कारण थे। तो देखेंगे आर्थिक कारणों के बारे में भी देखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन में था आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, वो सारी चीज़ें जो है मेंशन थी। लेकिन याद रखिएगा सांस्कृतिक कारण सबसे बड़ा ये था कि सल्तनत जो ऊपर दिल्ली में जो शासक बैठे हुए थे, और यहाँ पे विजयनगर, यहाँ हिंदू धर्म था विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन सल्तनत वाले तो मुस्लिम धर्म के शासक थे। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक गैप भी थे। तो याद रखिएगा एक कारण जो है इनके अलग होने का सांस्कृतिक भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रहेगा हिंदू साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ये संगम वंश के संस्थापक थे। राजधानी विजयनगर, आज का हम्पी कर्नाटक थी। तो देखिए संगम संगम जो थे इनके पिता का नाम था संगम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बोला शासन करने वाले 4 वंश थे। पहला संगम वंश 1336 से लेकर 1485 के बीच में, फिर सुलु वंश 1485 से लेकर 1505, फिर तुलु वंश 1505 से 1570, और फिर अराविडु वंश 1570 से लेकर 1646, या यहाँ पे 1672 कर दीजिएगा आप, क्योंकि उसके बाद भी जो है जो रंग तृतीया थे वो बैठे रहे थे 1672 तक। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा कि 1672 भी हो सकता है इसका। वैसे तो 46 के आसपास ही, वैसे तो अगर कहे तो जो वेंकट द्वितीय जब यहाँ पे बैठते हैं विजयनगर साम्राज्य के, जो पेनाकोंडा इनकी राजधानी थी, वहाँ से जब शासन करना शुरू करते हैं, तो मैसूर उसी समय अलग हो गया था 1612 के आसपास। तो कमजोर तो ये उससे पहले ही, राक्षस तंगड़ी के बाद तो बस जो इसके अराविडु वंश के शासक बैठे थे वो नाम मात्र शासक थे, उनके पास ना उतना साम्राज्य था। विजयनगर का वैभव तो बहुत पहले कृष्णदेव के बाद से ही निरंतर समाप्त होता चला गया। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो ये देखिएगा। पहले वंश की बात की जाए तो संगम वंश की बात की जाए तो 1336 से लेकर 1485 के बीच में बैठा। संगम वंश दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक वंश था। हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम, जो पहले काकतीय और कंपिल्य राजाओं के सेनापति थे, इन्होंने विद्यारण्य के मार्गदर्शन में साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए विजय विद्यारण्य जो थे ये काफी बड़े संत थे उस समय के। तो इनके आशीर्वाद से जो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने जो है साम्राज्य को अलग कर दिया था। तो पहले ये काकतीय और काम्पिलिया राज्यों के सेनापति थे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शासक कौन कौन रहे। तो हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356, खैर इतना समय तो इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। फिर आता है बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय, फिर देव प्रथम, उसके बाद जो है देव प्रथम के बारे में पहले चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, आप इस प्रकार से जो है अपने नोट्स बना सकते हैं कि पहले जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा ऐड कर लेते हैं। संस्थापक जो थे विजयनगर साम्राज्य के या संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम था। उसके बाद बुक्का प्रथम की बात की जाए तो इसे जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने ली थी, प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। तो ये जो है उपाधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आप प्लीज़ स्टार लगाकर जो है याद कीजिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद हरिहर द्वितीय की बात की जाए तो महाराज धीराज की उपाधि ली थी इसने। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है पीडीएफ पर वापिस आएंगे, और देव राय प्रथम जो 1406 से लेकर 1422 तक जिनका शासनकाल रहा, पिता हरिहर द्वितीय थे। तो ये जो है एक आपको टाइमलाइन क्लियर होता जा रहा होगा।
देव राय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। देव राय प्रथम ने युद्धों में भाग लिया, विशेषकर बहमनी सल्तनत। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसके समय तक, जो इसका समय काल है, उस समय तक तो बहमनी भी अब इमर्ज कर चुका था, क्योंकि 1347 में जो है अलग हो चुका था बहमनी। और विजयनगर साम्राज्य जो है अब इस समय तक देवराय प्रथम जो है गद्दी पर बैठ चुका है। तो लगभग 50 साल जो है बहमनी को भी आज़ाद हुए हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है अब बहमनी सल्तनत से इसका काफ़ी युद्ध रहता है, क्योंकि बाउंड्री टच होती थी। और काफ़ी कुछ अगर देखा जाए, कृष्णा गोदावरी का दुआब भी वहाँ पर आता था। तो एक बार जो है कृष्णा गोदावरी के दुआब, इनके बीच की झड़प की ही कहानी ही जान लेते हैं। तो देखिए होता क्या था वास्तव में, आपको पता होगा ये दक्षिण भारत है। यहाँ से जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास एक नदी निकलती है जिसे गोदावरी कहते हैं। और एक नदी जो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी यहीं से निकलती है। और इसकी तुंगभद्रा नदी जो है ट्रिब्यूटरी यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें होती है, और ये जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे जो तुंगभद्रा वाला दोआब है, ये वाला क्षेत्र, और कृष्णा गोदावरी के बीच वाला क्षेत्र, दो नदियों, जैसे क्या होता है, एक मुख्य नदी होती है और एक जो है जो उसकी सहायक नदी होती है, उनके बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो ये वाले जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है, क्योंकि नदियाँ जो है अपने साथ जलोढ़ लेकर आती है, जो काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। तो उस प्रकार से जो है इन उपजाऊ भूमि के लिए, क्योंकि उस समय क्या था, लगान का माध्यम या कहे जो कर का माध्यम था वो भू राजस्व था। जो भी कुछ धरती से हमें प्राप्त होता था वही उस समय की लगान था। तो इसलिए जो है आवश्यक था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टाइल लैंड जो है अपने अंडर आ सकता था। इसलिए तो ये शासक लड़ते रहते थे। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। उसने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी को कई बार चुनौती दी और दक्षिण भारत की राजनीति में संतुलन बनाए रखा। उसने कोंकण, उड़ीसा और कांचीपुरम की ओर विजय अभियान चलाए। उसके बाद जो है कोंकण, आई होप आपको ये लोकेशन भी मैं पहले क्लियर करवा दूँ, उसके बाद चलते हैं। देखिए कोंकण इतिहास में एक जियोग्राफी में एक टर्म आती है जहाँ पे कुछ विभाजन करवाया जाता है। जैसे ये वाला जो है, इसको गुजरात तट कहा जाता है। इस वाले हिस्से को जो है यहाँ पे, या नीचे ले लीजिए, यहाँ वाले हिस्से को, इसे कोंकण तट, और नीचे जो है मालाबार तट। कोंकण तट ऊपर तक रखिएगा, यहाँ तक गोवा तक, और नीचे मंगलूर तक, कर्नाटक के मंगलूर तक। यहाँ आप कनारी तट या कन्नड़ तट कर सकते हैं इसे। और इसी प्रकार से इस तरफ होता था कोरोमंडल तट। फिर ऊपर जो है आंध्रा तट आ जाता है। उसके बाद उड़ीसा या उत्तरी सरकार तट आ जाता है। तो इस प्रकार की बातचीत जो है जियोग्राफी में हम देखते हैं कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की बातचीत, खैर वो जियोग्राफी में हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कोंकण आपको क्लियर होगा कि ये वाले हिस्से की जो है बात हो रही है कोंकण में। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ वाले हिस्से की बात हो रही है। और कांचीपुरम की बात की जाए तो यहाँ की बात हो रही है, कांचीपुरम। तो ये लोकेशन जो है आई होप आपको क्लियर होंगी तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है देवराय ने कई नहरों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करवाया। उसने तुंगभद्रा नदी से नहर खुदवाई, राजधानी विजयनगर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। उसके बाद जो है तुंगभद्रा नदी में आपको डिक्टेट कर चुका हूँ, मेंशन की थी मैंने अभी मैप पे। सेना को मजबूत करने के लिए मुस्लिम घुड़सवारों को भर्ती किया। यह एक साहसिक कदम था। उसने अपने सेना में तुर्की घुड़सवारों और तीरंदाजों को शामिल किया। देखिए इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा ये। इसके अलावा अगर देखिए, उसने संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु को संरक्षण दिया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो है मल्लिकार्जुन पंडित, लक्ष्मीधर जैसे विद्वानों को जो है इसके शासनकाल में सक्रिय थे। तो मल्लिकार्जुन पंडित और लक्ष्मीधर कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसने जो है किन किन को संरक्षण दिया था। तो ये आप जो है चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे, वो हो सकता है निकोलस कांटी। निकोलस कांटी, निकोलस कांटी इटली का जो है एक यात्री था, जो इसके शासनकाल में, जो देवराय प्रथम था, इसके शासनकाल में जो है भारत की या कहे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आप मेंशन कर दीजिए, हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो ये दो चीज़ें आप जो है जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का महान सम्राट था। उपनाम इनका प्रौढ़ देवराय था, यानी कि बुजुर्ग देवराय या पिता समान देवराय जो है, इसका ये उपनाम था। देवराय द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य, सफल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शासकों में गिना जाता है।
तो देखिए देवराय जो है ये सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए पर्टिकुलर अगर किसी बंदे को कहा जाए संगम वंश का कौन जो है सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महान शासक रहा था, तो वो देवराय द्वितीय रहा था। और अगर विजयनगर साम्राज्य की बात कर दी जाए तो फिर तो कृष्ण देवराय आ जाता है। तो उस प्रकार से अगर वंश की बात की जाए एक संगम वंश की खाली, तो उसमें जो है देवराय द्वितीय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने दक्षिण भारत में कई जैसे उड़ीसा, राजमहेंद्र, आंध्र प्रदेश, सिंहल, श्रीलंका तथा तक विजय अभियान चलाए। तो देखिए यहाँ पे दो अलग लोकेशंस आई है, उनको भी थोड़ा मैपिंग करते चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा सिंहल जिसे श्रीलंका कहा जाता था, और राजमहेंद्र वर्तमान का आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा इसी क्षेत्र में आप रख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है जो इनका अपना एक कोर जो था राज्य का वो इसी क्षेत्र में था। तो ये आप याद रखिएगा। उसने दक्षिण के कई क्षेत्रों जैसे उड़ीसा, राजमहेंद्र, श्रीलंका तक विजय अभियान चलाए। बहमनी सल्तनत से कई युद्ध हुए, विजय प्राप्त की। मालाबार के समुद्री क्षेत्रों तक विजयनगर का प्रभाव पहुंचा है। तो मालाबार क्षेत्र में आपके साथ मेंशन कर चुका हूँ, केरल वाले क्षेत्र को जो है मालाबार बोलते हैं। फिर श्रीलंका, सिंहल के राजा ने उसे कर देना स्वीकार किया। तो श्रीलंका भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसने कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। कन्नड़ रवि, चामराज, संस्कृत विद्वान, मधुरा विजय आदि उसके दरबार में थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चामराज और संस्कृत विद्वान, मधुरा विजय। आगे देखते हैं, कमजोर शासकों के कारण इस वंश का पतन हुआ और 1485 ईस्वी में सलूब वंश ने सत्ता समाप्त हो गई, सलूब वंश की। लेकिन कुछ चीजें जो है हम देवराय द्वितीय के बारे में मेंशन करेंगे। देवराय द्वितीय के बारे में बात की जाए तो इमाडी देवराय भी कहा जाता था इसे, इमाडी देवराय, पहला पॉइंट ये मेंशन करेंगे। दूसरा, जगवेटकर बोला जाता था इसको, जगवेटकर भी इसका उपनाम था एक, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे मिसिंग है श्रीनाथ, जो तेलुगु के महान कवि हुए, कुछ दिन इसके दरबार में रहे थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो फरिश्ता एक जो है इतिहासकार हुआ, उसने ये कहा था कि इसने जो है 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, जैसे इसने महानाटक, सुधा निधि लिखा था संस्कृत भाषा में। तो ये चीज़ आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और दार्शनिक इसके समय में आते हैं, अब्दुल रजाक नाम था उनका। ये जो है मेंशन करते हैं कि इसके समय में जो पुलिस व्यवस्था थी उनका वेतन जो है वेश्याशालाओं से आता था, वेश्याशालाओं से आता था। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो प्रौढ़ देवराय वाली बात है, उपनाम प्रौढ़ देवराय, देवराय द्वितीय का ना होकर वो अगले शासक मल्लिकार्जुन का था। तो ये आप जो है यहाँ पे ना करके यहाँ जगवेटकर, जगवेटकर या इमादी देवराय मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक रहेगा देवराय द्वितीय के बाद वो आएगा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन जो है प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है विरूपाक्ष आएगा। विरूपाक्ष जो है अंतिम शासक होगा। और उसके बाद 1485 ईस्वी में सुलु वंश ने सत्ता संभाल ली। तो कमजोर शासकों के कारण इस वंश का पतन हुआ। तो अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष अंतिम शासक था। और 1485 ईस्वी में सलूब वंश ने सत्ता संभाली। चलिए आगे देखते हैं सलूब वंश के बारे में। सलूब वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा शासक वंश था। संस्थापक था सलूब नरसिंह देव राय। वे संगम वंश के अधीन एक सेनापति थे। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना सा मेंशन करने की चीज़ है कि सलूब नरसिंह देव राय ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इसे याद रखिएगा, वीर नरसिंह के बारे में भी, वीर नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है। बाकी टाइम पीरियड यहाँ से आ सकता है कि 1485 से लेकर 1505। सबसे ज़्यादा जो विजयनगर से क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बन सकता है वो इनके जो चार वंश है, जो शासक वंश रहे चार, संगम, सलुब, तलुब और अराविडु, इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है इनकी टाइमलाइन मैच करने को आ जाए, या इनके संस्थापक मैच करने को आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आ जाए। तो आप जो है हर प्रकार से प्रश्न को टैकल कर सके उसके लिए हमेशा तैयार रहना।
आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए अगला वंश देखते हैं। थोड़ा सा नरसिंह देव राय के बारे में जान लेते हैं, वीर नरसिंह देव राय के बारे में। संगम वंश के पतन के बाद सुलभ नरसिंह ने सत्ता संभाली, बहमनी सुल्तानों और गजपति शासकों से लड़ा था। गजपति देखिए उड़ीसा के शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र इमाडी नरसिंह, तो नरसिंह के बाद इमाडी नरसिंह बैठेगा, और इमाडी नरसिंह के बाद जो है 1491 से 1505 नाम मात्र का शासक था, क्योंकि तुलुक का जो नरसा नायक था, जो संस्थापक भी था उसका, अगले वंश का जो रहेगा, तुलु वंश जो रहेगा उसका संस्थापक भी था, तो उसका एक कठपुतली मात्र था। तो इसके बारे में देखा जाए, नरसिंह द्वितीय की रहस्यमयी मृत्यु के बाद तुलु वंश की स्थापना हुई। बास्कोडी गामा जो है, बास्कोडी गामा इसके समय में आया था, तो ये आप याद रखिएगा, बास्कोडी गामा जो है इसके समय में आया था। देखिए बास्कोडी गामा जो है, बास्कोडी गामा नरसिंह द्वितीय के, इमाडी नरसिंह या नरसिंह द्वितीय के समय में आए थे। तो वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मेंशन करेंगे। पहला तो पुर्तगाली था और पहला यात्री था। पुर्तगाल का अगर कहे तो इसी के बाद से जो है कहा जाता है कि भारत की खोज ही इसने की थी। खैर भारत को खोजा नहीं था, भारत आने का रास्ता इसने खोजा था। तो जब ये भारत आया तो कालीकट केरल में उतरा था, जहाँ का शासक जमूरियन था। जमूरियन हिंदू राजा था, हिंदू शासक था, और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के अंडर थे। तो इतनी कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से कड़ियाँ जोड़ेंगे, और फिर ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट उस समय बन जाता है जब हम देखेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां एक के बाद 1498 के बाद जो है एक के बाद एक आना शुरू होती है, और लास्ट फ्रांसीसी कंपनी तक। तो जो है इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। उस समय तो हम जो है हर चीज़ कैसे गुड होप से आया और सारी चीज़ें जो है इसके बारे में लिखेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण बन सकती है, और मैप के थ्रू समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलु वंश, तुलु वंश सबसे शक्तिशाली वंश था। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि विजयनगर साम्राज्य में अगर सबसे इंपॉर्टेंट शासक पूछा जाएगा तो वो कृष्णदेव राय प्रथम आएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे शक्तिशाली शासक हो गया तुलु वंश, विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। यह वंश कृष्ण देवराय के कारण प्रसिद्ध हुआ, जिसे दक्षिण भारत का महानतम सम्राट माना जाता है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह राय, जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ। वीर नरसिंह राय के बारे में देखा जाए तो तुलु वंश के संस्थापक थे 1505 से लेकर 1509 तक। तुलु वंश के संस्थापक, इससे पहले सुलु वंश का शासन था, जिसे हटाकर तुलु वंश सत्ता में, वही बातें रिपीट हो रही है। वीर नरसिंह राय एक सैनिक थे जिन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को एक बार फिर मजबूत किया बहमनी सुल्तानों से। देखिए इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में, आप बस याद रखिएगा एक लाइन कि ये क्या था, संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय प्रथम के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में देखते हैं। 1509 से लेकर 1529 तक रहे, 29 तक जो है शासक रहा है। तुलु वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था। संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का महान संरक्षक था। देखिए क्या था, तेलुगु एक्चुअल में इसने जो है हर प्रकार की भाषा को अपने समय में जो है काफ़ी संरक्षण प्रदान किया था। अगर बात की जाए संस्कृत की, तो ये खुद जो है, एक तो संस्कृत के विद्वान इसके दरबार में रहते थे, दूसरा इसने जामवती जामवती कल्याणम जैसी पुस्तकें लिखी थी संस्कृत भाषा में। स्वयं जो शासक संस्कृत में किताबें लिख रहा हो, वो सोचिए किस प्रकार से, मतलब संरक्षण भी किस प्रकार का रहा होगा उसके काल में उस भाषा के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तेलुगु में, इसकी किताब देखने को मिलती है अमुक्त माल्यद, जिसमें इसके किस प्रकार का प्रशासन था, हर प्रकार की चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर कन्नड़ की अगर बात की जाए तो कन्नड़ को भी इसने संरक्षण दिया था, और इतना ही नहीं, कन्नड़ के जो महान कवि रहे और इसके राजगुरु भी रहे। राजगुरु मतलब धार्मिक पद सबसे बड़ा जो रहता है किसी भी साम्राज्य का, उस पे एक कन्नड़ व्यक्ति व्यास तीर्थ नामक जो है इसके गुरु थे। तो सोचिए आप, मतलब किस प्रकार से ये जो है भाषा प्रिय रहा होगा, और किस प्रकार से इसने संरक्षण दिया होगा। अष्टदिग्गज नामक तेलुगु कवियों की मंडली का संरक्षण था, और इसीलिए जो है अष्टदिग्गज इसके दरबार में थे, और इसी कारण से जो है इसे कहा जाता है कि तेलुगु भाषा का जो है स्वर्ण काल इसी के समय को कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर लीजिएगा, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल, तो कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल को ही कहा जाएगा।
विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र जो है अपने चरम पर पहुंचा, बाह्य आक्रमणों को रोका, आंतरिक विद्रोहों को दबाया, उड़ीसा के गजपति शासक को हराया। तो उड़ीसा हम मैपिंग के थ्रू भी देख चुके हैं। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसे बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो देखिए धीरे धीरे क्या था कि बहमनी जो है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था आपके साथ, बहमनी नीचे विजयनगर साम्राज्य बन रहा था इस ओर को, और ऊपर वाले हिस्से में बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य जो है धीरे धीरे 5 टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है। तो देखेंगे कौन कौन से 5 टुकड़े थे, जिसमें मुख्य रूप से ये वाला हिस्सा बीजापुर का था, और ये वाला हिस्सा गोलकुंडा का था, और ऊपर वाला हिस्सा अहमदनगर का था। तो ये आप याद रखिएगा, बीदर और बरार में भी टूटा था। वो भी चीज़ें हम देखेंगे जब बहमनी के बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा। तो बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों पर इसने विजय, कभी भी जब देवराय प्रथम 1529 तक के गद्दी पर रहा, तो इसने इन सभी बहमनी के उत्तराधिकारी राज्य थे जो बहमनी से पैदा हुए थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन तीनों को कभी भी पनपने नहीं दिया। इसने अपने कंट्रोल में ही रखा, इनको पूरी तरह से प्रभावित और संप्रभु कभी होने ही नहीं दिया इसने ठीक प्रकार से। तो इस प्रकार की बातचीत इसके समय काल में रही। अगर राजनीतिक विस्तार में देखा जाए, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज जो है वही अष्ट दिग्गज जो तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा के साहित्य को क्योंकि इसने संरक्षण दिया था, तो उस करके जो है अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा से संबंधित जो विद्वान थे, 8 लोगों की एक मंडली थी। ये मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो अल्लासानी पेदन्ना, इनके बारे में देखा जाए तो अष्ट दिग्गजों में सबसे वरिष्ठ थे, और मनुचरित नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। फिर आ जाता है नदी तिमन्ना, जिन्होंने परिजाता पहरणम काव्य की रचना की थी, कृष्णदेवराज के जो है निजी कवि थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर मल्लन्ना आ जाते हैं, जिन्होंने राजशेखर चरित्रम लिखी थी। तो ये भी आप मेंशन कीजिएगा, और जरूर जो है याद भी आपको करने पड़ेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो जो धुरजाटी था उसने कंस विजयम लिखी थी। तो ये कृष्ण और कंस के संबंधित जो है तेलुगु भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इन कवियों ने तेलुगु साहित्य को समृद्ध किया। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति रह जाते हैं वो है तेनाली रामा। इनका काफ़ी किस्से हमने जो है कृष्ण देव राय के समय में सुने हैं, चाहे लोक कथा में हो, चाहे टीवी पर देखे हो, पर उस प्रकार से हर तरह से हमने सुने हैं इनके किस्से। तो इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी वो थी पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। तो ये चीज़ आप जरूर मेंशन कीजिएगा, शायद नोट्स में ये मेंशन ना हो। कृष्ण देव राय स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की। तो ये चीज़ हम मेंशन कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट अगर कृष्ण देव राय के बारे में देखा जाए, तो देखिए कृष्ण देव राय के बारे में देखा जाए तो इसको कुछ उपनाम प्राप्त थे, जैसे आंध्र भोज, अभिनव भोज, या आंध्र पितामह। यानी कि मैंने मेंशन किया था आंध्र, क्यों आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में ये राज्य पनप रहा है। तो पहला पॉइंट तो जो है इसके उपनाम रहेंगे। उसके बाद देखा जाए तो इसका सेनापति था एक प्रमुख, वो था सालूब तिम्मा। तो ये चीज़ भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा जो है इस समय तक आपको पता होगा, हमने जैसे मुगलों में देखा था कि बाबर जो है 1526 में भारत आ चुका था, और इसका शासनकाल, मृत्यु कब होती है कृष्ण देव राय की, 1529 में होती है। तो 1526 में जब वो भारत आया तो भारत के बारे में लिखता है कि भारत का सबसे महान शासक जो है या सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो कृष्ण देव राय है, कृष्ण देव राय है। तो ये उसकी किताब बाबरनामा में, बाबरनामा या कहे तुजू के बाबरी में मिलता है, कि बाबरी में मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसने नागलपुर, नागलपुर नगर की स्थापना करवाई थी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो रहेगा इसके बारे में, हजारा विठल टेम्पल, हजारा विठल टेम्पल कि इसी ने जो है स्थापना करवाई थी। और उसके अलावा एक और चीज़ आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि इस समय तक आपको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर बनते थे वो इस प्रकार के थे, इस प्रकार से विमान रहेगा, और ये जो है गर्भगृह होता था। लेकिन अभी तक क्या होता था कि 2 ही मंडप बनते थे, लेकिन इसके समय में जो है स्तंभों पर मंडप बनना शुरू हुआ, और एक छोटा सा और मंडप बनना शुरू हुआ जिसे कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था, कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था। तो ऊपर तो वही बातचीत रहेगी जो नागर शैली के मंदिरों में रहती है, लेकिन ये गर्भगृह हो गया, ये मंडप हो गया, और इस प्रकार से है। और आपको ये तो पता है कि इस प्रकार से
बाहर जो है इसके चारों ओर चारदीवारी होती थी, बीच में एक जलाशय होता था और बड़े बड़े जो है गोपुरम लगे होते थे। और याद रखिएगा कि राय गोपुरम भी जो है इसी के समय की बातचीत है। तो विजयनगर साम्राज्य से ही रिलेट करके पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शासक को देखते हैं। तो अच्युत देवराय जो है 1529 से लेकर 1542 कृष्ण देवराय का भाई था। धीरे धीरे साम्राज्य में शक्ति कम होने लगती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर सदाशिव राय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि महान तो नहीं था, लेकिन डुबाने वाले जरूर इसने कार्य किए थे। तो देखते हैं इसके बारे में। 1543 से लेकर 1565 नाम मात्र का शासक था। वास्तविक जो सत्ता थी वो मंत्री राम राय के हाथ में थी। और यही जो है राक्षस तंगड़ी या जो बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, और एक और चीज अगर इसके बारे में मेंशन की जाए, बैटल ऑफ बनी हट्टी भी कहा जाता है इसे। बनी हट्टी की बैटल भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आप जरूर याद रखिएगा। 23 जैन 1565 में हुआ था। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि 23 जनवरी को ही भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये चीजें रिलेट करके जो है हिस्ट्री के डेट्स को याद रख सकते हैं। विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच हुआ विजयनगर का और जो युद्ध हुआ ये वाला, तो उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं। राम राय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना लड़ रही थी। और दूसरी ओर देखा जाए तो संयुक्त मुस्लिम सुल्तान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार की सेना जो है विजयनगर को हरा देती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ये चारों जो थे, ये चारों, यहाँ पे एक मिसिंग है, वो है बीदर। बीदर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो आप जो है चारों को याद करने के बजाय अगर ये याद रखेंगे बीदर इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और इनका नेतृत्व किसने किया था? विजयनगर से तो राम राय लड़ रहा था, लेकिन मतलब सेनापति था। और इस साइड से देखा जाए तो अली आदिल शाह जो है वो सेनापति था इन चारों का। तो किसने कमांड किया था? तो अली आदिल शाह ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और राजधानी हम्पी नष्ट कर दी गई। राम राय की मृत्यु हो गई। तो राम राय के बाद क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से हम्पी को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कहानी को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम्पी को नष्ट कर दिया जाता है तो इसका एक जो कहें तिरुमल नाम का एक मंत्री था, सदाशिव जो है उसके साथ पेनुकोंडा को राजधानी बनाता है। और उसके बाद जो है पेनुकोंडा से शासन करना शुरू करता है। लेकिन 1570 में मृत्यु हो जाती है, या उससे पहले अपदस्थ कर देता है तिरुमल इसको। और अपदस्थ करने के बाद जो है अपने वंश अराबिड्डू की स्थापना करता है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तुलुक वंश विशेषकर कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम पर था, लेकिन बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद पतन हो गया और अराबिदो वंश की जो है आरंभ हुआ। देखिए कुछ जो है, पहले एक चीज याद रखिएगा कि 3 कारण आप मेंशन कर लीजिएगा कि क्या कारण थे, आखिर क्यों जो है संघर्ष हुआ था, जो हमने तालिकोटा का युद्ध पढ़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इससे टीजीटी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन चुका है 2020 में। तो आर्थिक में अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा दोआब मेंशन किया था। नोट्स बनवा देता हूँ आपके, क्योंकि मैप के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। तुंगभद्रा दोआब। उसके बाद देखा जाए जो कृष्णा गोदावरी का कछार क्षेत्र था वो, और आर्थिक कारणों में मराठवाड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। तो ये 3 चीज़ें। और उसके बाद देखा जाए तो एक सांस्कृतिक कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सांस्कृतिक कारण क्या था? मैंने जैसा कि मेंशन किया था कि हिंदू वंश, हिंदू राजा प्लस वर्सेस मुस्लिम राजा। तो ये धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरह से बन चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो सहिष्णु, काफ़ी सहिष्णु थे। जैसा कि हमने देखा कि कोई शासक जो है, जैसे हमने देखा देवराय द्वितीय के बारे में कि फरिश्ता बोल रहा है कि उसने मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती किया था। मतलब मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती करने का मतलब है कि कितना सहिष्णु राजा रहा होगा, जो मुस्लिमों को अपनी प्रजा के रूप में न केवल स्वीकार कर रहा है बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसर भी तलाश रहा है या रोजगार के दरवाजे भी खोल रहा है। तो काफ़ी सहिष्णु शासक थे ये, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कारण जो है जरूर मेंशन कीजिएगा कि सांस्कृतिक कारण भी जो है एक बनता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में विशेषताएं देखी जाए तो तुलु वंश ने विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कर्ष हुआ। कृष्ण देवराय का काल स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला, मंदिर निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था उन्नत थी इस समय में। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल सी है, ये हम
मेंशन कर चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव के लिए फेमस था और तेलुगु का जो है स्वर्ण काल भी इसी समय को माना जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए अराविडु वंश के बारे में, तो 1570 से लेकर 1646 या 1672 कर दीजिएगा इसको। अराविदु वंश विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम राजवंश था। प्रथम शासक हुए तिरुमल राय 1565 से 1572। वैसे तो मेंशन जो है 1570 किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 1565, क्योंकि राक्षस तंगड़ी के बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से इसी के जो कठपुतली शासक जो है सदाशिव बन चुका था इसके समय में। आगे देखा जाए तो संस्थापक था राम राय का भाई था। तालीकोटा युद्ध के बाद अराविडु वंश अस्तित्व में आया। तो ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं। 1565 तालीकोटा युद्ध, मुस्लिम हम्पी को लूटा। उसके बाद देखा जाए तो तिरुमल राय ने साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया और नई राजधानी पेनुगोंडा बसाई। तो ये चीज़ भी हम मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद जो है श्रीरंग प्रथम आता है 1572 से लेकर 1586 और वेंकट द्वितीय आता है 1586 से लेकर 1614। अराविदु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक तो क्या ही था, खैर इसके समय में जो है बोडेयार बोडेयार जो है अलग होते हैं और मैसूर राज्य की स्थापना करते हैं। और ये वही मैसूर है जो आगे चलकर हम देखेंगे कि अंग्रेज कैसे हैदर अली से या कहे टीपू सुल्तान से छीनेंगे 1799 में। तो उसकी नींव जो है यहीं से पड़ती है 1612 में। तो अगला जो शासक रहेगा अंतिम, वो रहेगा श्रीरंग, अंतिम शासक था। इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी इनके प्रशासन के बारे में, करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं बातचीत करेंगे, सिर्फ इतना जो हमारे काम की चीज़ होगी उनके बारे में। तो देखिए, प्रशासनिक इकाइयों में अगर बात की जाए तो प्रांत सबसे ऊपर था, प्रांत जिसको मंडल कहते थे। उसके बाद जो है प्रांत से नीचे आता था कोट्टम, कोट्टम या बलनाडु, ये जिला था। तो आई होप अब प्रशासन हम तीसरा पढ़ रहे हैं मध्यकाल में, तो अब आपको चीज़ें पता लग चुकी होगी कि प्रांत जो है राज्य वर्तमान के, फिर जिला वर्तमान के जिले के समान, और उसके उसी प्रकार से जो है इसको नीचे नाडु में बांटा जाता था, नाडु। और नाडु के बाद देखा जाए तो सबसे नीचे जो है मेल ग्राम आता था, जो 50 गांवों का समूह होता था। उसके बाद उससे भी नीचे अगर देखा जाए तो ऊर आता था, ऊर जिसे ग्राम कहा जाता था। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई जो है आपके पास और दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेना नायक जो थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सेना नायक एक्चुअल में क्या होता था। आपको पता ही है ये चीज़ कि राज्य के पास एक प्रत्यक्ष नियंत्रित भूमि होती है और एक अप्रत्यक्ष नियंत्रित भूमि होती है। तो जो अप्रत्यक्ष नियंत्रित भूमि थी वो किसको दी जाती थी, जो सेना नायक होते थे। इन्हें नायक कहा जाता था, जो सूबेदार होते थे उनको नायक कहा जाता था इस समय में। और इनको जो भूखंड वेतन के रूप में प्रदान किए जाते थे वो अमरम कहलाते थे। अमरम कुछ और नहीं, इल्तुतमिश वाला इक्ता ही है, इस प्रकार से समझते चलिएगा इसको। तो अमरम कहा जाता था। और ये कैसे थे, वंशानुगत थे, यानी कि पिता की अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद पुत्र को इस भूमि पर अधिकार मिल जाएंगे, उस प्रकार की बातचीत थी। और एक जो है हम देखेंगे शासन व्यवस्था ग्राम की। ग्राम की शासन व्यवस्था में क्या था कि मान के चलिए ये ग्राम है। अब ग्राम में जो भी कोई गतिविधि होगी, मान के चलिए ये जो है लोगों के घर है, और ग्राम में जो भी कोई गतिविधि होगी उस गतिविधि के लिए यहाँ पर 12 प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनको क्या कहा जाता था, आयंगर कहा जाता था, आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर जो थे ये वंशानुगत होते थे, पिता के बाद पुत्र को भी पद मिल सकता है, लेकिन अगर ये चाहे तो इसे बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। तो ये चीज़ जरूर आप याद रखिएगा कि बेचा भी जा सकता था इसे और गिरवी भी रखा जा सकता था। इसके अलावा अगर कोई ग्राम स्तर पर एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहता तो इनकी इजाज़त लेनी पड़ती थी लोगों को। जो 12 अधिकारी थे आयंगर जिन्हें कहा जाता था। और आयंगरों में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पद माना जाता है, कर्णिक नामक पद था। कर्णिक नामक का जो पद था उसके पास क्या था, जमीन के कर विक्रय, क्रय या विक्रय संबंधित जो बातचीत रहती थी, जो दस्तावेज रहते थे, वो सारे इसी के पास रहते थे। तो कर्णिक नाम का एक अधिकारी होता था, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे, अगर उनको मेंशन किया जाए तो हो सकता है वो पेपर में आ सकते हैं, तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा। जैसे देखा जाए तो उम्बली,
भूमि को जो है, भूमि के नाम थे यहाँ पे उमली। अगर देखा जाए तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में, विशेष सेवाओं के बदले में दी जाती थी एक चीज। दूसरा अगर देखा जाए तो रत कोडगे, रत कोडगे ये चीज रहेगी। ये क्या था? तो ये जो है जिन्होंने राज्य के लिए बलिदान दिया होता था उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली भूमि थी ये। उसके बाद देखा जाए तो कुडगी, ब्राह्मण या मंदिर में जो बड़े भूस्वामी होते थे, जो स्वयं नहीं करते थे, मतलब किसानी नहीं करते थे, कुडकी जो स्वयं किसानी नहीं करते थे और किराए पे किसान लाते थे, तो वैसी भूमि पे जहाँ पे किराए के किसान काम करते थे लेकिन किसी मंदिर के पुजारी या बड़े भूस्वामी के लिए काम करते थे, तो उस भूमि को कुडकी कहा जाता था। तो इसको कहेंगे कि किराए पर दी जाने वाली भूमि। इसके अलावा अगर साम्राज्य में राजस्व की बात की जाए तो उपज का 1/6 भाग जो है, जो काफ़ी कम था, अलाउद्दीन की अपेक्षा या किसी अन्य मुस्लिम शासक की अपेक्षा काफ़ी कम कर था, तो 1/6 जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था। लेकिन राजस्व के रूप में लिया जाता था, लेकिन इसके अलावा कुछ कर थे। विवाह कर था, विवाह कर दोनों से लिया जाता था, वर और वधू दोनों से लिया जाता था। लेकिन इसमें जो है अपवाद देखने को मिलता है कि अगर कोई विधवा से विवाह करेगा तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है उससे कर नहीं लिया जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था आपके साथ, मंदिरों में, मंदिरों को हम देख रहे थे, तो एक बार से इनकी जो मंदिर स्थापत्य कला थी, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी सी नजर मारेंगे। देखिए पहले तो स्तंभों का यूज होना शुरू हो गया था इनके समय में, मतलब स्तंभों पर बने होते थे, वो तो पहले से ही चलते आ रहे थे। और मंडपम, ये देखिए ये जो है ये शिखर हुआ करता था, जो जिसे विमान कहते थे। नागर शैली में इसको शिखर कहते हैं, लेकिन द्रविड़ियन शैली में देखा जाए तो विमान कहते थे। लेकिन आधार नहीं होता था इसका। नागर शैली में तो नीचे जो है एक चबूतरा या कहे आधार देखने को मिलता था, लेकिन इसमें जो है आधार नहीं होता। गर्भगृह, वही मुख्य देवता वाली बातचीत। उसके बाद मंडपम, इसको मंडपम कहा जाता था। लेकिन एक और चीज यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो था अर्ध मंडपम, जिनको मैंने कल्याण मंडप मेंशन किया था। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है इनके जो पिलर थे, स्तंभ जो थे, उन पे क्या मिलता है देखने को, एक याली नाम के जो दैवीय पुरुष थे उनका उल्लेख दिखता है या मिलता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि इस समय तक जो है ये काफी वैभव के केंद्र बन चुके थे, या काफी धन जो है इन मंदिरों के पास आ चुका था। तो यहाँ गोपुरम होता था, चारों तरफ गोपुरम होता था। तो आप देखेंगे गोपुरम इतने समृद्ध होते थे इनके कि मंदिर से ऊंचे गोपुरम बने हैं इस समय तक, क्योंकि समृद्धि कृष्णदेव राय के समय में इतनी अधिक हो गई थी, इन राज्यों के समय में इतनी अधिक हो गई थी कि काफी ज्यादा काम जो है मंदिर में तो कुछ बचा नहीं था लगाने के लिए, तो इसलिए जो गेट थे वो इतने बड़े बड़े कर दिए थे इन्होंने। तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जलाशय होता था यहाँ पे, तो ये चीज। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे डिस्कस करनी थी कि देवदासी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। देवदासी क्या था? तो एक ऐसी स्त्री जो मंदिर में नृत्य या संगीत का कार्य करती थी और मंदिर में रहती थी। और ऐसा माना जाता था कि जो है देवताओं से इनका विवाह करवा दिया जाता था और वेतन दिया जाता था इन्हें मंदिर में रहने का और सारे कार्य करने का। तो इस प्रकार से उनको जो है देवदासी का कॉन्सेप्ट आया था। और कल्याण मंडपम वाला जो बातचीत है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मंदिर तो जो है चोलों के समय से ही बनना शुरू हो गए थे। लेकिन वैभवता तो आई जरूर विजयनगर साम्राज्य की थी, लेकिन जो परिवर्तन था वो कल्याण मंडपम का प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, और राय गोपुरम का। तो ये सारी चीजें जो है आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा पैगोडा जो है इनकी मुद्रा थी, विजयनगर साम्राज्य की पैगोडा मुद्रा थी। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक हम रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसके बाद जो है हम बहमनी पे आएंगे, और बहमनी के बाद सूफी भक्ति, और उसके बाद जो है हम मराठा उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल में। और उसके बाद हमारा मध्यकाल जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।